नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 5 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, नई कर व्यवस्था के बारे में सही कथन नहीं है। नई कर व्यवस्था के बारे में गलत कथन चूज करना था, तो डी हमारा उत्तर था। शराब और पेट्रोल 28% जीएसटी लगता है, यही बात गलत था, बाकी सभी कथन सही था। मतलब कि शराब और पेट्रोल जीएसटी से बाहर है साथियों। अगला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पश्चिम अफ्रीका के किस देश में सैन्य तख्तापलट करवाने वाले नेता मामाडी डोम्बया राष्ट्रपति चुने गए? तो उत्तर गिनी। अफ्रीका महाद्वीप के देश गिनी के राष्ट्रपति चुने गए। तीसरा प्रश्न था, राष्ट्रपति ने कोलोजियम की सिफारिश पर अनुच्छेद 217 के तहत कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की। इनमें शामिल नहीं थे, तो उत्तर हमारा कल डी था साथियों। न्यायमूर्ति विष्णुदेव दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए गए, बाकी सभी कथन सही था। न्यायमूर्ति सोमेन सेन केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, संगम साहू पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, रेवती प्रशांत मेघालय के चीफ जस्टिस चुने गए। अगला प्रश्न था, 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला सबसे पहला राज्य बना असम। असम हमारे भारत का पहला राज्य बन गया जिसने 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया अपने राज्य में। अगला प्रश्न था, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बना। उत्तर बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बना। छठा प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस विधानसभा सदस्य का हृदयाघात से निधन हो गया? तो प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल। अगला प्रश्न था, दुनिया का पहला देश जिसने पारंपरिक डाक सेवा समाप्त किया? तो पोस्ट ऑफिस सेवा डाक सेवा समाप्त किया यूरोप का देश डेनमार्क ने। आठवां प्रश्न पूछा गया था, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब से शुरू होगी? तो 15 अगस्त 2027 से अगले साल 15 अगस्त। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं करंट अफेयर टुडे। आज का करंट अफेयर, आज का पहला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया। इस लोगो का थीम है, उत्तर होगा हमारा ए, विकास के लिए डेटा। ध्यान रख रहिएगा, हाल ही में हमारे देश के एक मंत्रालय ने अपना नया प्रतीक चिन्ह लोगो और उसका थीम जारी किया, जिसका थीम था विकास के लिए एक डेटा। यहाँ लिखा गया है विकास के फॉर डेटा फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक डेटा, विकास के लिए विकास के लिए एक डाटा। ये साथियों यह थीम हो गया और नया लोगो जारी किया गया, सामने आपको दिखाई दे रहा है। नया लोगो में कितना रंग है देखिएगा, केसरिया रंग, हरा रंग और नीला रंग है साथियों। और बीच में सेंटर में साथियों रुपया का सिंबल है। ये अभी हाल ही में नया लोगो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मोस्टी इसको शॉर्ट में कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके मंत्री साथियों राव इंद्रजीत राव राव इंद्रजीत साहब इस मंत्रालय में मंत्री हैं। बाकी याद रखिएगा, इस मंत्रालय ने अपना नया लोगो जारी किया जो सामने आप देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के दक्षिण पश्चिम वायु कमान का कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? हमारे देश में जो एयरफोर्स है साथियों 8 अक्टूबर 1932 को गठित हुआ था रॉयल एयरफोर्स के नाम से। इसी वजह से 8 अक्टूबर को हमारे देश में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो वही वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स में दक्षिण पश्चिम वायु कमान जो 7 कमानों में से एक कमान है, वहां पर तेजिंदर सिंह को हेड नियुक्त किया गया, जिसे बोला जाता है कमांडिंग इन चीफ का पोस्ट। देखिएगा, ये तस्वीर है किसकी? तेजिंदर सिंह की। ये पूर्व एनडीए स्टूडेंट रहे साथियों। इनको भारतीय वायुसेना के जो 7 कमान है उनमें से दक्षिण पश्चिम वायु कमान का कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया। यहाँ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है साथियों अमरप्रीत सिंह साहब की। अमरप्रीत सिंह साहब, ये अमरप्रीत सिंह साहब कौन है? तो ये हमारे एयरफोर्स के हेड है, एयरफोर्स के चीफ हैं, एयरफोर्स वायुसेना के चीफ हैं। देखिएगा, एयरफोर्स एयरफोर्स चीफ हमारे देश के अमरप्रीत सिंह है। अभी हाल ही में तेजिंदर सिंह कमांडिंग इन चीफ बने हैं, कहाँ के, किस क्षेत्र के? तो हमारे देश में जो 7 कमान है उसमें से दक्षिण पश्चिम वायु कमान के। अभी इसको हम देखेंगे साथियों, थोड़ा सा एयरफोर्स के बारे में देख लीजिएगा। 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश काल में हमारे देश में रॉयल एयरफोर्स नाम से
सेना का गठन हुआ था। रॉयल एयरफोर्स नाम से 8 अक्टूबर 1932 को हमारे एयरफोर्स का गठन हुआ था। और साथियों, इस वजह से, इस कारण से हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह साहब। तेजिंदर सिंह को अभी हाल ही में कमांडिंग चीफ बनाया गया दक्षिण पश्चिम वायु कमान। अब ये दक्षिण पश्चिम वायु कमान ये क्या होता है? तो हमारे सेना में साथियों, हमारी सेना में 7 कमान है। यहाँ देखिएगा, हमारी सेना में 7 कमान है। किस सेना में? वायु सेना में। एयरफोर्स की बात हो रही है। एयरफोर्स में 7 कमान है। यहाँ आप तस्वीर यहाँ लेकर के आते हैं, इसको जूम करते थोड़ा सा, देखिएगा, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ये अब परफेक्ट है। देखिएगा, वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना में कुल 7 कमांड है, याद रखिएगा। जिसमें से 5 से परिचालन होता है, ऑपरेशन होता है, और 2 से फंक्शनल कार्य होता है, यानी कि कार्यात्मक कमांड होता है, जो हमारे देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित है साथियों, और रख रखाव और प्रशिक्षण भी होता है। 5 हमारे देश के जो परिचालन कमांड है, उनका नाम है पश्चिमी वायु कमान। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पूर्वी वायु कमान, जिसका मुख्यालय है शिलांग में। और मध्य वायु कमान, जिसका मुख्यालय है प्रयागराज इलाहाबाद में। दक्षिणी वायु कमान, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में। और फिर दक्षिण पश्चिम वायु कमान गांधीनगर में। इसी में अभी हाल ही में तेजिंदर सिंह को कमांडिंग चीफ नियुक्त किया गया साथियों। कार्यात्मक कमांड 2 जो है, उसमें प्रशिक्षण कमान स्थित है शिमला में, और रख रखाव कमांड, मेंटेनेंस कमांड है साथियों बैंगलोर में। इतना आप मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। हमारे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी कमांड है साथियों, इनका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा पूछा गया है, हाल ही में किन देशों के मध्य डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास हुआ? उत्तर हो जाएगा भारत और यूएई। भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के मध्य अभी हाल ही में साथियों डेजर्ट साइक्लोन नाम का सैन्य अभ्यास हुआ। ये भी कहाँ हुआ? ये साथियों दूसरा संस्करण है, सेकेंड संस्करण है, और यूएई के अबू धाबी में हुआ है, जो उसकी राजधानी है अबू धाबी, वहां पर यह संपन्न हुआ है। सेकेंड है सैन्य अभ्यास, अबू धाबी यूएई की राजधानी में संपन्न हुआ। सैन्य अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। थोड़ा और सैन्य अभ्यास देखिएगा 2025 में जो करंट में हुए सैन्य अभ्यास। 2025 में भारत ने कई प्रमुख सैन्य अभ्यास किए, जिनमें से फ्रांस के साथ वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण सैन्य अभ्यास भारत के साथ नौसेना, भारत और फ्रांस के साथ नौसेना का। जापान के साथ धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है। अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास नाम से ही अभ्यास होता है। और मिस्र के साथ चक्रवात नाम से, साइक्लोन नाम से अभ्यास हुआ। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कोरिया के साथ समुद्र ड्रैगन अभ्यास हुआ। और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के साथ मालाबार और क्वाड सैन्य अभ्यास भी होता है। भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास होता है। भारत और मंगोलिया के मध्य खानक्विस्ट सैन्य अभ्यास होता है। और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है तालिस्मान सब्रे, इसमें भी भारत ने हमारे भाग लिया था। बाकी द्विपक्षीय देखिएगा, चक्रवात, चक्रवात भारत और मिस्र के मध्य। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य, जो 2025 वाला माउंट फूजी में हुआ था। वरुण सैन्य अभ्यास ये अरब सागर में संपन्न हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य। समुद्री ड्रैगन, ये समुद्री ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, कोरिया, अमेरिका के मध्य गुआन में संपन्न हुआ। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के मध्य हर साल होता है, बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। युद्धाभ्यास नाम से अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। इस वर्ष 2025 में हम लोग इसको पढ़े थे साथियों, सितंबर 2025 में यह अलास्का में हुआ। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा है, इसके अलावा ये है साथियों सिम्बैक्स, सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास सिंगापुर और भारत के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। खान क्वेस्ट भारत और मंगोलिया के मध्य, भारत ने मंगोलिया में किया और बहुराष्ट्रीय है, कई देश इसमें भाग लिए थे। और तालिस्मान सब्रे नाम से, तालिस्मान सब्रे नाम से ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में ये भी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यानी बहुत सारे देश इसमें भाग लिए थे। इसके अलावा साथियों यहाँ पर देखिएगा नीचे 2 और है, नीचे 2 एक ही है, देखिएगा त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल। यह हमारी भारतीय नौसेना के नेतृत्व में सेना और वायुसेना, यानी कि तीनों सेना का त्रिसेवा अभ्यास हुआ। नाम इसका त्रिशूल, नवंबर 2025 में संपन्न हुआ। इन सभी जो भी सैन्य अभ्यास होता है, इसका उद्देश्य होता है कि इंटर ऑपरेटिबिलिटी, यानी कि अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना, और आतंकवाद के विरुद्ध में क्षमताओं को मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी? अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट का देश है तुर्कमेनिस्तान।
तुर्कमेनिस्तान, इसने अभी हाल ही में अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होगी और क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बनेगा, लीगल कर दिया गया है। जैसा कि हमारे भारत में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं मिला है, लीगल नहीं है, जो लोग भी खरीदते हैं वो इलीगल तरीके से खरीदते हैं। यहाँ देखिएगा, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला देश, एशिया का देश तुर्कमेनिस्तान बना। तुर्कमेनिस्तान के बारे में कुछ बात, इसकी राजधानी है अशखाबाद। अशखाबाद इसकी राजधानी है और इसके राष्ट्रपति हैं वर्तमान में मोहम्मदीव। पूरा नाम इनका बर्दी मोहम्मदीव प्रेसिडेंट है तुर्कमेनिस्तान के। और तुर्कमेनिस्तान साथियों यूएसएसआर का हिस्सा था, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस का हिस्सा था। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये भी विघटित होकर के एक अलग अलग देश बन गया था। तुर्कमेनिस्तान का जन्म कब हुआ? तो 1991 में हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले दिवस मनाया गया। सावित्रीबाई फूले दिवस मनाया गया। सावित्रीबाई फूले का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा 3 जनवरी 1831 ईस्वी। इतिहास जीएस का प्रश्न करंट अफेयर में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 194 जयंती मनाई गई। 194 जयंती मनाई गई 3 जनवरी 2026 को। तो 3 जनवरी जयंती है सावित्रीबाई फूले का। नाम महत्वपूर्ण, प्रथम महिला शिक्षिका है हमारे देश की। प्रथम महिला शिक्षिका। और इनसे बहुत सारा प्रश्न हमारे एग्जाम में रहता है। इन्होंने पुणे में 1848 ईस्वी में पहली बालिका विद्यालय का गठन किया था। हमारे देश में पहली बालिका विद्यालय है, ये याद रखिएगा, विश्वविद्यालय नहीं है। पहली बालिका विद्यालय पुणे में गठित हुआ 1848। किसने किया? सावित्रीबाई फूले ने किया था। इन्हीं की 194 जयंती मनाई गई। पहली महिला शिक्षिका हमारे देश की है। 3 जनवरी को इनकी जयंती है। इसके साथ ही साथ इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने समाज सुधार का काम किया। समाज सुधार का काम, जिसमें जाति प्रथा के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया। और लैंगिक असमानता, जो स्त्री पुरुष भेदभाव होता है, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया। इन सभी कुप्रथाओं पर इन्होंने कुठाराघात किया था। इनके पति का नाम साथियों, इनका विवाह हुआ था ज्योतिराव फूले से। ज्योतिराव फूले इनका नाम याद रखिएगा, ज्योतिराव फूले। इन्होंने 1873 ईस्वी में एक सोसाइटी का गठन किया, एक संगठन का गठन किया, बड़ा महत्वपूर्ण है, सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिबा फूले ने। कब? 1873 ईस्वी में। और इनकी एक बुक है, प्रसिद्ध बुक है, नाम है इसका गुलामगिरी नाम की पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कब रानी वेलु नाचियार जयंती मनाई गई? हाल ही में कब रानी वेलु नाचियार की जयंती मनाई गई? उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को साथियों हमने पढ़ा सावित्रीबाई फूले का जयंती। और 3 जनवरी को हमारे हमारे भारत की, और भारत में भी साथियों हमारे आधुनिक काल में, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के जमाने की एक प्रसिद्ध रानी वेलु नाचियार थी। इनका भी जयंती मनाया गया 3 जनवरी 2026 को। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। 1857 की क्रांति, जो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, 1857 की क्रांति से पूर्व ही 1857 की क्रांति से पूर्व में ही इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई इन्होंने लड़ा। कहाँ की ये रानी थी साथियों? शिवगंगई की रानी थी। शिवगंगई की रानी थी। दक्षिण भारत का राज्य था शिवगंगई, यहाँ की रानी थी। इनके बारे में एक बात याद रखिएगा, भारतीय शासक हैदर अली ने शिवगंगई की रानी वेलु नाचियार का सहयोग किया था। और इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1857 से पूर्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली रानी वेलु नाचियार की जयंती 3 जनवरी 2026 को मनाई गई। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? दुखद और करंट अफेयर साथियों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हमारे देश में बाघ के संरक्षण का एक अथॉरिटी है। इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट बताया कि हमारे देश में 2025 में 166 बाघों का डेथ हो गया है। भारत हमारा भारत बाघों का घर कहलाता है। सारा बात याद रखिएगा,
बाघों का घर किसको कहते हैं? तो भारत को हमारे कहते हैं बाघों का घर। यहाँ पर साथियों 3 वर्ष पूर्व 2900, 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पूर्व 2900, 3 वर्ष पहले 2022 में 2967 टाइगर थे हमारे देश में, और वर्तमान में टाइगर की संख्या 2025 के आंकड़ों के अनुसार 3682 टाइगर हो गया है। और ये साथियों ये अनुमानित है, बहुत सारे टाइगर काउंटिंग हुए हैं और कुछ नहीं, ज्यादातर स्रोत में लिखा गया है 3682 टाइगर हैं। और 3 साल पूर्व तक कई परीक्षाओं में पूछा भी गया ये 2967 वाला डाटा, लेकिन अभी करंट में 3682 बाघ हमारे देश में हो गए। बाघों का घर हमारे भारत को कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 75% बाघ टाइगर हमारे भारत में है। और साथियों 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था टाइगर को संरक्षित करने के लिए। इसी उपलक्ष्य में 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे भारत में अप्रैल 1973 ईस्वी में हमारे भारत में अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ भारत में? अप्रैल 1973 में। इसी समय 1973 में ही पहला टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया। पहला टाइगर रिजर्व किसको डिक्लेयर किया गया? तो जिम कार्बेट को। जिम कार्बेट हमारे भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ये पहला हो गया 1973 में, पहला टाइगर रिजर्व 1973 में। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछा जाए तो नागार्जुन श्री सैलसम, दक्षिण भारत में नागार्जुन श्री सैलसम ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दो बात, इसके अलावा भारत में कितने वर्तमान में टाइगर रिजर्व हैं? कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं हमारे देश में? तो कुल टाइगर रिजर्व वर्तमान में हो गए 58। 58वां टाइगर रिजर्व कौन है? 58वां टाइगर रिजर्व है साथियों माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व है, कहाँ का है? मध्य प्रदेश प्रांत का है। वही मध्य प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है, इस कारण से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हालांकि टाइगर स्टेट 5-6 राज्यों को कहा जाता है, जहां भी एक भी टाइगर है उनको टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन टॉप मोस्ट फर्स्ट पर अगर टाइगर स्टेट कहा जाए तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और साथियों टाइगर टास्क फोर्स गठित करने वाला भारत का पहला राज्य टाइगर टास्क फोर्स गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है, इसको भी याद रखिएगा। तो आज साथियों आज 7 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमें मिला, कलेक्ट किए, उसका स्टैटिक जीके डिस्कस किए। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी डेली ऐसे ही करंट अफेयर सुबह 7:30 बजे पढ़ते रहिए, जीएस पढ़ते रहिए, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़े हुई चीजों को, अपने नोट्स को रिवीजन करते रहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग फोन करते हैं सर याद नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मानिए कोई भी चीज एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, उसको 2 बार 4 बार 10 बार हमको पढ़ना पड़ता है। 10 बार या 3 बार आप कब पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, किस आधार पे पढ़ेंगे, किसी को 3 बार में याद हो जाता है, किसी को 10 बार में याद होता है। तो उसके लिए जरूरी साथियों कि आपका मन मस्तिष्क मानसिक स्तर कितना शांत है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार में चीजें याद होंगी। जब अपने माइंड में आप बहुत तरह के अवसाद, बहुत तरह के डाटा और बहुत तरह की चीजों को रखे रहेंगे तो आपको पढ़ना मुश्किल होगा। तो आपको सबसे जरूरी है साथियों कि अपने मस्तिष्क को एकदम खाली कर लीजिए। अपने दिमाग से जो भी तनाव है, टेंशन है, उसको मुश्किल है हटाना, लेकिन धीरे धीरे करके उसको ओवरकम करिए और पढ़िए। आपको 2 ही 3 बार पढ़ने से चीजें याद होने लगेंगी। चलिए इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।